गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने ब्रिटिश सरकार की 1850 तक जो मुद्रा नीति रही उसके बारे में बात कर रहा था। अब हम इस वीडियो में 1850 के आगे यानी कि विद्रोह के काल में और उसके पश्चात क्या मुद्रा नीति रही इस पर हम बात करेंगे। 1850 के दशक में हम देखते हैं कि विश्व में चांदी की कमी आ गई थी। उसकी वजह से भारत सरकार को भी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा था। व्यापार की तो निरंतर प्रगति हो रही थी और उसके लिए नकद भुगतान की भी आवश्यकता महसूस की जा रही थी, मगर चांदी की कमी हो जाने से जो मिंटिंग थी वह नहीं हो पा रही थी। 1863 और 64 में बम्बई के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसमें कैसल ने यह लिखा था कि रुपये को गला करके लोग अपने जेवर बना रहे हैं। इस कारण से बाज़ार में रुपये की कमी और चांदी की कमी आ रही थी। इसके समाधान के लिए सरकार ने यह प्रयत्न किया था कि वे खजाने से स्वयं का जो ट्रेजरी है उससे ऋण पत्र जारी करे जिन पर ब्याज दिया जाता था, लेकिन इसके लिए सिर्फ बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में ही ये ऋण पत्र को जारी किया गया और इसकी अवधि सिर्फ 12 महीने रखी गई। तो समस्या का समाधान नहीं हुआ, वरन वह वैसी ही चलती रही। और चांदी की कमी के कारण बॉम्बे में हम देखते हैं कि कुछ बैंकों ने अपनी स्वर्ण मुद्राएं भी जारी करी थी, परंतु इस समय सारे व्यापारियों ने ब्रिटिश प्रदेशों में एक समान कीमत की स्वर्ण मुद्रा को जारी करने की मांग करी थी, लेकिन सरकार इसके लिए फिर भी तैयार नहीं हो रही थी। 1859 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद पर कार्य करते हुए चार्ल्स वुड ने यह कहा था कि कागजी मुद्रा को शुरू किया जाए, और भारत सरकार के जो पहले वित्तीय सदस्य विल्सन थे उन्होंने भी ये राय व्यक्त करी थी कि ऐसी मुद्रा जारी की जाए जिससे कि सबको आसानी रहे, और इसके लिए सरकार के पास में सोने और चांदी का एक रिजर्व यानी कि सुरक्षित कोष रखा जाए। उसका मानना था कि जितनी कीमत के कागज़ के नोट जारी किए जाएंगे उसकी 1/3 कीमत के बराबर चांदी को खजाने में सुरक्षित रखा जाएगा। परंतु गृह सरकार और भारत सरकार के विमर्श के पश्चात इसमें टाइम लगा। जो 1859 में जो यह प्रस्ताव किया गया था वह 1861 में जाकर के पेपर करेंसी एक्ट के रूप में पास किया गया। इसके द्वारा हर एक प्रेसिडेंसी में बैंक के द्वारा नोट जारी करने का अधिकार था वह समाप्त कर लिया गया और सरकार ने इस कार्य को अब अपने हाथ में ले लिया, और इस प्रकार से अब 10, 20, 50, 100, 500, 1000 और 10,000 के नोट जारी किए गए। कागजी मुद्रा के लिए इस सरकार की सिक्योरिटी 40% रखी गई और शेष चांदी और सोने के सिक्कों को रखने से निश्चित किया गया। मतलब सरकार उसमें गारंटी अपनी दे रही थी 40%। और 1891 में फिर 5 रुपये का एक नोट भी जारी कर दिया गया, और अब यह हो गया था कि इन नोटों के बदले में इंग्लैंड या भारत में स्वर्ण की मुद्रा ली जा सकती है। 1863 में हम देखते हैं कि 61 में जाकर के जब यह निर्णय लिया गया था, 61 से लेकर के 63 तक 6 करोड़ रुपए के नोट जारी किए जा चुके थे, और यह राशि सोने व चांदी की मुद्रा के लगभग 6% थी। अमेरिका में इस समय गृह युद्ध हो गया था, इसलिए भारत से काफ़ी मात्रा में कपास का निर्यात हो रहा था, और बाज़ार में सरकार के द्वारा जारी किए गए नोटों और मोहरों और तथा रुपयों से काम नहीं चल पा रहा था। इसलिए अब
कैलकाटा का चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यह मांग करी कि सरकार पहले से भी अधिक स्वर्ण मुद्राओं को जारी करे। 1866 में भारत सरकार ने स्वर्ण मुद्रा से संबंधित समस्या के उचित समाधान के लिए मैन्सफील्ड की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग ने यह सिफारिश करी थी कि पूरे देश के लिए एक समान मुद्रा जारी किए जाए। 1868 में सरकार ने केवल सॉवरेन की विनिमय दर 10 रुपये 4 आना निर्धारित करी। सॉवरेन मीन्स सोना, सोने की जो मुद्रा चालू की गई थी, इसको सोवरेन और अर्ध सोवरेन में चालू किया गया था। तो यह निश्चित किया गया कि सोवरेन की विनिमय दर 10 रुपये 4 आना निश्चित होगी। 1874 में सरकार ने घोषणा करी कि अभी इस विषय पर रुक करके काम किया जाएगा। अंतिम 25 वर्षों में, 19वीं सदी के हम अंतिम 25 वर्षों में देखते हैं कि सरकार को रुपये और स्टर्लिंग की घटती हुई विनिमय दर की समस्या का सामना भी करना पड़ा था। इससे भारत सरकार को ही हानि होती थी, क्योंकि अगर कीमत स्टर्लिंग की बढ़ती थी तो यहाँ का विनिमय दर रुपये पर को प्रभावित करता था। 1813 के पहले एक भारतीय रुपये की विनिमय दर 2 शिलिंग 6 पैंस होती थी, और जितने समय तक इंग्लैंड से भारत को निर्यातित धन की राशि की अधिक मात्रा कंपनी के द्वारा भेजे गए धन राशि के बराबर में रहती थी, तब तक तो विनिमय दर परिवर्तित नहीं होती थी। लेकिन जब राशि बढ़ जाती थी तो स्टर्लिंग के विनिमय दर की वृद्धि भी की जाती थी और घटने पर दर में कमी की जाती थी। यह आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक ब्रिटिश पैरामाउंसी एंड इंडियन रेनेसा के वॉल्यूम 1 में लिखा है। इसका असर यह होता था कि भारत के व्यापार पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। 1818 और 19 में इंग्लैंड से भारत को निर्यातित माल की मात्रा में लगातार वृद्धि होती जा रही थी। उसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि विनिमय की दर में कमी आ रही थी। अब 1 रुपये के बदले में शिलिंग 10.5। 1892 में हम देखते हैं कि यही शिलिंग, यह जो विनिमय दर थी 1 रुपये के बदले में 1 शिलिंग और 2 पैंस हो गया था। तो कहाँ 10 शिलिंग और 5 पैंस हुआ था, और 1892 में यह 1 शिलिंग और 2 पैंस हो गया था। यह इसलिए क्योंकि विश्व में हर जगह चांदी का उत्पादन हो रहा था। ये तो आप लोग भी अच्छी तरह से समझते होंगे कि मुद्रा का प्रचलन में किस प्रकार से सोने और चांदी की कीमतें अपना महत्वपूर्ण रोल निभाती है। आज भी हम अपने गवर्नमेंट रिज़र्व बैंक को अगर देखें तो रिज़र्व बैंक जितने नोट जारी करता है उसके बदले में केंद्रीय सरकार से सिक्योरिटी लेता है, और साथ ही में सोना और चांदी सरकार को जमा करानी पड़ती है, और जितना वह जमा कराती है उतने ही उसके बदले में नोट छापे जाते हैं। तो सोने और चांदी की मुद्रा, यानी कि जिसको हम बुलियन कहते हैं, उसका प्रभाव करेंसी पे हमेशा और शुरू से ही पड़ता रहा है। 1875 में हम देखते हैं कि भारत सरकार और गृह सरकार के बीच में फिर से विचार विमर्श शुरू हुआ कि विनिमय दर को किस प्रकार से निश्चित किया जाए। परंतु चांदी की कीमत फिर घट गई थी और विनिमय दर में भी तेज़ी से कमी आ रही थी। ऐसी स्थिति में गृह सरकार ने द्विधातु मुद्रा की स्वीकृति मांगी, लेकिन गृह सरकार ने इस विषय पर काफ़ी समय तक विचार विमर्श किया और कोई निर्णय नहीं पहुंच सकी। परंतु सरकार के द्वारा इस संबंध में लगातार मांगे प्रस्तुत की जा रही
थीं। अंत में 1892 में इंग्लैंड की सरकार ने लॉर्ड हर्शल की अध्यक्षता में मुद्रा और विनिमय दर की स्थिति की समीक्षा के लिए एक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग की सिफारिशों को मानते हुए भारत सरकार ने 1893 का एक्ट 8 पास किया था, जो मुद्रा नीति से संबंधित था। इसकी जो मुख्य धाराएं थीं वह पहला, स्वर्ण और चांदी के सिक्कों को ढालने वाली भारतीय टकसालों को तुरंत बंद कर दिया जाए। इसके बदले में सरकार अपनी टकसालों में चांदी के सिक्के ढालना जारी करेगी। सरकारी टकसालें जो हैं वह 1 रुपये के बदले में 1 शिलिंग और 4 पेंस लेगी। सोवरेन और अर्ध सोवरेन भी की विनिमय दर भी 15 रुपये प्रति सोवरेन होगी। स्वर्ण के बदले में नोट भी प्रचलित किए जाएंगे। इन धाराओं के अनुसार रुपये का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतों पर आधारित हो गया था। सरकार ने भी यह आशा प्रकट करी थी कि इससे भारत में चांदी के आयात में कमी होगी और विदेशी पूंजी को भारत में निवेश करने का प्रोत्साहन मिलेगा और सोवरेन के प्रचलन से जनता को भी अवगत कराया जाएगा। परंतु शीघ्र ही इस अधिनियम को की क्रियान्वयन में मुश्किलें आनी प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि टकसालों के बंद किए जाने से, जब भारतीय टकसाल बंद कर दी तो बाज़ार में मुद्रा की कमी हो गई थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा भारत से भारतीय कौंसिल के बिलों व तारों के माध्यम से धन के हस्तांतरण पर रोक लगाने से रुपये की विनिमय दर अब 1 शिलिंग 4 पेंस से घट करके 1 शिलिंग और आधा पेंस हो गई थी, क्योंकि अभी तक रुपये जो थे वह ट्रांसफ़र भी हो रहे थे। इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए इंग्लैंड में जो महाजन थे उन्होंने कौंसिलों को भेजे जाने वाले ड्राफ्ट को खरीद लिया। ड्राफ्ट जो पहले प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर बाद में उनका पैसा मिलता है, तो ड्राफ्ट उन्होंने खरीद लिया, जिसके फलस्वरूप जब बहुतायत में इस तरह के ड्राफ्ट खरीदने की घटनाएं होने लगी तो विनिमय दर जो थी वह पुनः 1 शिलिंग और 4 पेंस पर आ गई थी। 1892 के अधिनियम से यूरोपीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स संतुष्ट नहीं हुआ था और वह चाहता था कि भारत की अपनी स्वर्ण मुद्रा होनी ही चाहिए। और भारत सरकार भी यह अनुभव कर रही थी कि मुद्रा प्रणाली पूर्ण रूप से बाज़ार की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही है। इसलिए हमारे को कुछ ना कुछ एक निर्णय लेना ही होगा और स्वर्ण मुद्रा को जारी करना ही होगा। इस संबंध में प्रस्ताव भी रखे गए और 1818 में हेनरी फाउलर की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई गई। इस समिति की सिफारिश पर 1819 में एक एक्ट के द्वारा सोवरेन और अर्ध सोवरेन को भी भारत में कानूनी तौर पर एक मुद्रा स्वीकार किया गया, यानी कि इसको एक लीगल टेंडर मान लिया गया था तथा एक सोवरेन को यानी कि पौंड को 15 रुपये के बराबर माना गया था। यानी कि अब पौंड को भारत में भी व्यापार विनिमय में यूज़ में लिया जा सकता था और उसकी विनिमय दर 15 रुपये आंकी गई थी। यानी 1 पाउंड का मूल्य 15 रुपये हम अंदाज लगा सकते हैं 1819 में था और आज पाउंड का मूल्य 67 रुपीज़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। 1899 में स्वर्ण मुद्रा जारी करने का प्रमुख उद्देश्य भारतीय रुपये की कीमतों के साथ में संतुलन बनाए रखना था, क्योंकि
यह तरीका भारत में एक स्वर्ण मुद्रा जारी करने की अपेक्षा सरकार के लिए अधिक लाभकारी माना गया, परंतु गृह सरकार की आपत्ति के कारण भारत में सोने की मुद्रा की टकसाल नहीं बनाई गई। 1911 में फिर से भारत सरकार ने भारत में सोने के सिक्कों की टकसाल और स्वर्ण रिजर्व स्थापित करने की मांग की थी। इस संबंध में इंपीरियल काउंसिल में एक प्रस्ताव भी रखा गया था और पास भी हो गया था। अंत में 1913 में जाकर के हम देखते हैं कि चैम्बरलेन की अध्यक्षता में भारतीय मुद्रा नीति को निर्धारित करने के लिए एक शाही आयोग की नियुक्ति की गई और उस समय का प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स भी इसका सदस्य बना था। हालांकि प्रथम महायुद्ध क्योंकि उस समय छिड़ चुका था, इसलिए इसकी जो सिफारिशें थी उसको क्रियान्वित नहीं किया गया, परंतु प्रचलित व्यवसाय में इसका समर्थन किया गया था। अगस्त 1914 से 1915 के अंत तक की घटनाएं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और विनिमय दर कमज़ोर हो गई थी, भारत में स्वर्ण के रिजर्व को कम किया गया था, कागज़ के नोट के बदले में सिक्कों की मांग बढ़ने लगी थी, क्योंकि युद्ध की अवधि में मुद्रा नीति पर चांदी के लगातार बढ़ते हुए मूल्य का प्रभाव पड़ा था, क्योंकि युद्ध हो जाने पर चांदी का मूल्य लगातार बढ़ रहा था और चांदी की कीमत अब प्रति औंस 78 पेंस और फरवरी 1920 तक यह बढ़कर के 89 पेंस हो गई थी। इससे विनिमय दर का संतुलन फिर बिगड़ गया था। अतः सरकार ने जनवरी 1919 में चांदी के मूल्य में वृद्धि के अनुपात में भारतीय रुपये की विनिमय दर को 1 शिलिंग 4.5 पेंस कर दिया था। दिसंबर 1919 तक इस दर को 2 शिलिंग और 4 पेंस तक बढ़ा दिया था। इस वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसके पश्चात जो 1919 में समिति निर्धारित की गई और उसकी जो सिफारिशें लागू की गई उस पर बात करेंगे। थैंक यू।